हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी घर पर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप सभी मेहनत करते रहिए और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की जो सवाल है हमारा पहला, वो है 10वां सवाल। तो 10वें सवाल से आज के क्लास की शुरुआत होगी। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं हम 10वें सवाल। तो इसमें 10वां सवाल है बच्चों, वो बोला गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो ऋतु है जो वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो एक ऋतु है जो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो फिर इसमें पूछा गया है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तैरने की बात हो रही है। सबसे पहले हुआ है धारा के अनुकूल तैरती है। तो धारा के अनुकूल मतलब है कि कोई नदी है यार, तालाब, कुछ भी हम मान लें, तो उसमें धारा बह रही है। तो जिस तरफ धारा बह रही है, यदि वो उसी दिशा में तैरती है तो उसे हम बोलेंगे कि धारा के अनुकूल। जैसे कोई नदी आ रही है, इस तरफ से ऐसी नदी बहती हुई जा रही है, जिस तरफ नदी बह रही है और उसी तरफ वो तैर रही है, तो उसे बोलेंगे हम धारा के अनुकूल दिशा। और उसके विपरीत में जा रही है तो उसे बोलेंगे हम उसकी प्रतिकूल दिशा। तो इसमें सबसे पहले तो यह पूछा गया है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, कि वो तैर रही है तो उसके तैरने की जो चाल है वो क्या है, और धारा की चाल पूछी गई। तो सबसे पहले हम इन्हीं को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल। हम मानेंगे कि माना स्थिर जल में तैरने की जो चाल है वो हम x मान लेते हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल है वो हम x मान लेंगे, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर धारा की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, इसको बच्चों हम y मान लेंगे, तो यह हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमसे सवाल में जो पूछा गया है वो हमने मान लिया। एक ऋतु है जो नदी में तैर रही है, नदी या तालाब, कुछ भी मान लें, उसमें तैर रही है, तो उसकी जो तैरने की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें जो धारा बह रही है उसकी चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहले इसमें जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल है तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे अनुकूल। धारा के अनुकूल जो है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो हमें अब यहाँ पर समझना है अच्छे तरीके से। इसमें बोला गया है कि जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। जैसे यदि हम मान लें कि यह कोई नदी है और यहाँ से नदी इस तरफ से इस तरफ बह रही है, ऐसे यहाँ से नदी आ रही हो, बहती हुई इस तरफ जा रही है, तो धारा है तो उसकी भी कुछ अपनी चाल होगी। जैसे हम मान लें कि धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है इस तरफ, और मान लो कोई इसमें तैर रहा है, इसी तरफ धारा भी जा रही है, और कोई व्यक्ति इसमें मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है। धारा सबसे पहले तो नदी है वो, इसकी धारा आ रही है यहाँ पर ऐसी बहती हुई इस तरफ जा रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसी तरफ कोई तैर रहा है उसी दिशा में, इसी तरफ जो धारा है वो बह रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो इसी तरफ कोई तैर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्या होगी, जो चाल है वो दोनों चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि इसी तरफ बच्चों धारा बह रही है इसी दिशा में, और इसी तरफ वो तैर रहा है, तो उसकी खुद की चाल होगी, और प्लस जिस चाल से वो धारा जा रही है वो भी चाल दोनों ऐड हो जाएगी। तो जिस चाल से धारा जा रही है और जिस चाल से कोई व्यक्ति तैर रहा है, तो जब उसी दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में वो तैर रहा है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की
स्पीड से धारा भी जा रही है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो तैर रहा है, तो दोनों चाल जुड़ जाएगी। यदि विपरीत हो रहा कि यदि धारा यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से इस तरफ बह रही है और कोई व्यक्ति इस तरफ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर तैर रहा है, धारा उसको खींचकर यहाँ पर 2 की स्पीड में आगे ले जाएगी, लेकिन वो इस तरफ 8 की स्पीड में तैर रहा है, तो फिर क्या है, जो 2 है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि धारा तो इस तरफ बह रही है तो वो उसको कोशिश करेगी खींचने की, लेकिन इसकी रफ्तार 2 है तो वो इसको सिर्फ 2 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से इस तरफ खींचेगी, लेकिन वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर तैर भी रहा है, तो फिर 8 में से 2 घट जाए। तो कहने का मतलब है, यदि कोई भी व्यक्ति जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में वो तैरता है तो चाल जुड़ जाती है, और विपरीत दिशा में यदि तैरता है तो चाल घट जाती है। तो मेरे समझाने का सिर्फ यही मतलब था। एक ही दिशा में दोनों है तो उसे हम अनुकूल दिशा बोलेंगे, और विपरीत है तो प्रतिकूल। तो जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तो धारा की जब अनुकूल है तो दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएगी। जो ऋतु तैर रही है, तैरने की चाल है वो x और धारा जो है उसकी चाल है y, तो दोनों एक ही दिशा में अनुकूल है। इसमें बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। जब अनुकूल की बात है तो उसी दिशा में धारा बह रही है, उसी दिशा में वो तैर रही है, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। तो यह क्या है, चाल है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटी समय। तो दूरी हमें दी गई है 20 और समय दिया गया है 2, क्योंकि ये चालें हैं तो चाल यहाँ पर भी है, चाल है यहाँ पर भी चाल, तो इस तरफ भी क्या है, चाल। पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि जो भी यहाँ पर समीकरण बनेगा तो सभी जगह बराबर मान वाली चीजें आएंगी। जैसे यहाँ पर चाल है तो यहाँ पर भी चाल, यहाँ पर भी चाल, समय है तो सभी जगह समय होगा। तो यहाँ पर यह चाल है, अनुकूल है तो दोनों चालें जुड़ गई। अब चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टी समय। इस तरफ भी हमें चाल रखना है, तो यहाँ पर चाल क्या होगी, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो चाल बराबर दूरी बट्टी समय। तो यहाँ पर कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 10। यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसमें फिर से बोला गया है बच्चों कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो यहाँ पर जो प्रतिकूल चाल दी गई है वो दी गई है कि 2 घंटे में, समय 2 ही है, 2 घंटे में समय 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। जब प्रतिकूल की बात हो रही तो दोनों घट जाएंगे, तो x में से हम y को घटा देंगे, चालों का अंतर लेंगे, क्योंकि प्रतिकूल की बात हो रही है, धारा दूसरी तरफ बह रही है, वो तैर दूसरी तरफ रही, तो x माइनस वाई बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटी समय। दूरी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तैर रही है, वो कितने, 2 घंटा 4 किलोमीटर जाती है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 2 दूनी 4, तो समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम दोनों समीकरणों को हल कर देंगे और x वाई के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 जो है वो है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। और जो समीकरण 2 है बच्चों वो है x माइनस वाई बराबर 2, यह समीकरण 1 है। तो यह अनुकूल जाने से यह समीकरण बना था x प्लस वाई बराबर 10, यह प्रतिकूल जाने से समीकरण बना था। तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x से x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 10 2 12 हो जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, x बराबर 6। तो x का मान आ गया। अब हमें यहाँ पर y का मान निकालना है, तो x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, तो x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, और समीकरण 1 जो है वो है x प्लस वाई बराबर 10, x का मान है 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर 4। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो इसमें पूछा था आखिर में कि उसमें स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो स्थिर जल में जो बच्चों तैरने की चाल हो जाएगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि जो x है वो तैरने की चाल है, तो जो तैरने की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोनों के उत्तर आ गए। तो यहाँ पर तैरने की बात हुई थी और धारा बह रही थी, तो जिस दिशा में धारा बह रही थी और उसी दिशा में वो तैर रही है, तो वहां पर चालें जुड़ जाएंगी। और विपरीत है, यदि धारा दूसरी तरफ जा रही है और दूसरी तरफ तैर रही है तो फिर चालें घट जाएंगी।
तो यहाँ पर हमने इस तरह से सवाल का उत्तर प्राप्त किया। अब इसको बच्चों हम हटा देते हैं। अब 11वां सवाल पढ़ेंगे और समझेंगे कि 11वां सवाल क्या है। तो 11वां सवाल बच्चों पढ़ते हैं। तो 11वां जो सवाल है बच्चों, उसमें बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो बच्चों बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न की बात हो रही है, तो इस सवाल में हम सबसे पहले अंश और हर को मानेंगे। तो माना अंश, तो यहाँ पर हम अंश मानेंगे, अंश x मानेंगे और हर को y मानेंगे। और जो भिन्न होगी बच्चों वो होती है अंश बटे हर, तो x बटे y। तो सबसे पहले भिन्न वाले सवाल में हमें अंश मानना है, हर, और फिर भिन्न हो जाएगी x बटे y। अब इसमें पहली शर्त क्या दी गई, इससे पहला समीकरण बनाए। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त इसमें क्या बोली गई, तो पहली शर्त जो है बच्चों उसमें बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो इस भिन्न के अंश में से जब 1 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो अंश में से हम 1 घटा दें, और हर के विषय में कुछ नहीं बोला गया है, तो हर में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से हमें 1 घटाना है, हर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अंश में से 1 घटाते हैं तो जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। अब 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो y। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x माइनस 3 एकम 3 और बराबर y। अब 3x y को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस को y हो जाएगा, बराबर इस 3 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस y बराबर 3, यह समीकरण 1 हो गया। तो पहली शर्त से हमने पहला समीकरण बनाया। अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या है बच्चों, इससे दूसरा समीकरण बनेगा। तो सेकंड शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त में क्या बोला गया है उसके अनुसार दूसरा समीकरण बनेगा। तो दूसरी शर्त में बोला गया है बच्चों कि और वह 1/4 हो जाती है भिन्न जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है। तो अब हमें अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना, हर में 8 को जोड़ देना है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। क्योंकि इसमें बोला गया है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो अंश में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि अंश के विषय में कुछ नहीं बोला गया है। और हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न 1/4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो y प्लस 8। तो 4x y इस तरफ आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। तो यह समीकरण 2। तो 4x माइनस y बराबर 8 हो जाएगा, y को इस तरफ ले तो समीकरण 1 और 2 हो गया। तो अब बच्चों हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करने से x और y के मान प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम इस तरफ लिखेंगे और हल करेंगे। तो पहला जो समीकरण है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, यह पहला समीकरण। 3x माइनस वाई बराबर 3। फिर है बच्चों 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 2। पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर 8। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों दोनों जगह y बराबर है, ऊपर भी y है नीचे भी y, लेकिन उनके चिन्ह भी बराबर है क्योंकि ऊपर y माइनस में है और नीचे भी y माइनस में, तो मान बराबर है, चिन्ह भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। 4x प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और यह y माइनस में प्लस में हो जाएगा, और 8 प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ पर 3x में से 4x को घटाएंगे तो बच्चों माइनस का x आएगा, यहाँ पर y से y कट जाएगा। 3 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर x का जो मान है बच्चों वो 5 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो x के मान को किसी भी समीकरण में हम
रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। अब यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या है समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो 3x का जो मान है वो 5 है, तो 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3। तो 3 पंच 15 है, माइनस वाई बराबर 3 है, 3 हो गया। अब 15 है, 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, वाई को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा। तो जो वाई बराबर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 में से 3 जाएगा 12। तो वाई का जो मान निकल कर आ गया बच्चों वो 12 आ गया। तो अंश को हमने x माना था तो अंश 5 आ गया, हर को y माना था तो हर 12 आ गया। तो जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 5/12। भिन्न x बटे y है, तो x का मान है 5, y का मान है 12। तो भिन्न जो हो जाएगी वो 5/12 हो जाएगा। तो इस तरह से यह सवाल हल हुआ। पहली सेट से पहला समीकरण बना, दूसरी सेट से दूसरा समीकरण बना और हमने भिन्न प्राप्त की। तो इस तरह से यह सवाल हल हुआ। अब इसको हटा देते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। अगला जो सवाल है वो 12वां सवाल है। तो यहाँ पर 12वें सवाल को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। 12वां सवाल। तो 12वां सवाल बच्चों पिता और पुत्र की आयु से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिता और पुत्र, तो उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है बच्चों वो दिया गया है 5:2। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है वो हमें 5:2 दिया गया है। तो पहले पिता के बारे में लिखा गया है तो यह पिता की आयु मानेंगे हम, फिर पुत्र के बारे में तो हम पुत्र की आयु मानेंगे। जब भी यह अनुपात के रूप में मानी जाए दी जाए तो हम उसको मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पिता की जो आयु है, पिता की वर्तमान आयु, जो भी हम मानते हैं वो वर्तमान आयु होती है। तो पिता की जो वर्तमान आयु है, तो सबसे पहले इसमें बोला गया है पिता और पुत्र की आयु के बारे में। तो पहले पिता और पुत्र, तो यह पिता के लिए होगा और यह पुत्र के लिए। तो पिता की जो वर्तमान आयु है उसको हम मान लेंगे 5x। जब भी अनुपात में दी जाए तो हम उसके साथ कुछ मान लेते हैं, 5x या 5y, इसके साथ y भी जोड़ सकते हैं, 5z, जो भी सही लगता हो। तो हम इसको x जोड़ लेते हैं। तो 5:2 है तो एक 5x हो जाएगी और एक 2x, इस तरह से हम मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो वो हो जाएगी 2x वर्ष। जो भी आयु होती है वो वर्तमान होती है और वर्ष में होगी। तो यह तो होगी पिता की आयु और पुत्र की आयु। फिर आगे बोला गया है इसमें कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अनुपात को बच्चों हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे यह 5:2 है तो इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। अनुपात में लिख दो या बटे में, एक ही बात है। तो इसमें बोला गया है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद जो अनुपात दिया गया है, अनुपात वो हमें दिया गया है बच्चों 2:1। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाए तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात की। अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो हम, पिता की उम्र है 5x, तो इसमें भी बच्चों हम 10 जोड़ेंगे, और पुत्र की उम्र 2x है तो इसमें भी हम 10 जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों अनुपात का मतलब बटे भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पिता की आयु के बारे में बोला गया है तो पिता की आयु में 10 जोड़ देंगे। फिर पुत्र की आयु के बारे में बोला गया है तो पुत्र की आयु में हम 10 जोड़ देंगे। तो यह भी इनका क्या हो गया, अनुपात। तो यह कितना है, 2:1। इसको लिख सकते हैं 2/1। तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो पिता की आयु में भी 10 जोड़ेंगे और पुत्र की आयु में भी 10 जोड़ेंगे। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 2/1। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा हम 5x में करेंगे तो 5x आएगा, प्लस 1 का गुणा 10 में तो 10 आएगा, बराबर 2 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x आएगा, प्लस 2 का गुणा इस 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20 आएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो 5x, 4x को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर
यह 20 है और 10 को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का 10 हो जाएगा बच्चों। तो x और x को एक तरफ कर लिया और संख्या को दूसरी तरफ, तो 5x में से 4x जाएगा तो बच्चों x आएगा, और x बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। तो यहाँ पर जो x का मान है बच्चों वो 10 आ गया। तो x का मान निकल कर 10 आ गया। अब हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमने मानी थी 5x और 2x, अब हमें निकाल ली। तो पिता की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, पिता की वर्तमान जो आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु वो कितनी मानी थी बच्चों हमने? 5x, और x का मान बच्चों 10 है, 10 पंचे 50। तो पिता की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 50 वर्ष, क्योंकि x का मान 10 था, इसमें 10 रख दिया। इसी तरह से पुत्र की आयु देखेंगे, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 2x वर्ष। तो 2x का मान 10 है बच्चों, तो 10 दूनी 20 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की आयु हो गई। तो पिता की वर्तमान आयु बच्चों 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो इस तरह से यह सवाल हल होगा। जब भी हमें अनुपात में दिया जाए तो इस तरह से हम मान लेते हैं 5:2 है, तो 5x और 2x। तो इस तरह से यह सवाल हल हुआ। अब इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो 13वां सवाल है। तो समझते हैं 13वां सवाल क्या है। तो 13वां सवाल ही बच्चों पिता और पुत्र की आयु से संबंधित है। तो इसमें बोला गया है सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यह पहली शर्त है, इससे पहला समीकरण बनेगा। फिर बोला गया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो यह दूसरी शर्त है, तो इससे दूसरा समीकरण बनेगा। और बाद में दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई। तो इसमें जैकब और उसके पुत्र की बात हो रही है, जैकब और उसके पुत्र। तो दोनों की सबसे पहले हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु। तो जो जैकब की वर्तमान आयु है बच्चों उसको हम x वर्ष मान लेंगे, और तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको बच्चों हम y वर्ष मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जैकब की वर्तमान आयु मान ली बच्चों, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया। तो जैकब की वर्तमान आयु हो गई, तो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। अब हम पहली शर्त के अनुसार चलेंगे, पहली शर्त से, इससे हम पहला समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त में बोला गया है बच्चों कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले जैकब की आयु बोली गई है, फिर पुत्र की आयु। तो इस तरफ हम जैकब की आयु रखेंगे और इस तरफ हम उसके पुत्र की आयु, क्योंकि जो पहले बोला गया उसकी आयु इस तरफ और दूसरे की आयु दूसरी तरफ। तो इसमें बोला गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो हम देखेंगे अभी जैकब की जो आयु है वो x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जुड़ जाएगा, और बराबर पुत्र जो है वो अभी y वर्ष का है, और 5 वर्ष बाद इसमें ही 5 जुड़ जाएगा। जब भी पहले या बाद की बात हो तो बच्चों दोनों की आयु में जोड़ेंगे, हम दोनों की आयु में घटाएंगे। बाद की बात हो तो जोड़ेंगे, और पहले की बात हो तो घटाएंगे। दोनों में जोड़ेंगे या दोनों में घटाएंगे। तो इसमें 5 वर्ष बाद की बात बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो यह तो हो गई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, और यह हो गई 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। तो बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो यह x + 5 बराबर हो जाएगा 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y होगा, प्लस 3 का गुणा 5 में, तो 3 पंचे 15। 5 वर्ष बाद की बात हुई तो दोनों में 5 जोड़े, तो फिर जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 का गुणा किया। अब x और y को एक तरफ करेंगे, x 3y को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3y होगा बराबर 15। इस 5 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 5 होगा। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा बच्चों 15 में से 5 जाएगा 10। यह समीकरण 1 हो गया। अब पहली शर्त हो गई। अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त से,
तो सेकंड शर्त से। तो पढ़ते हैं दूसरी शर्त क्या है। अब बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु अभी x वर्ष से 5 वर्ष पूर्व, इसमें 5 घट जाएगा। और पुत्र की आयु y वर्ष से 5 वर्ष पूर्व, इसमें भी 5 घट जाएगा। तो यह तो हो गई 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, और यह हो गई 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। क्योंकि पहले की बोला गया, तो इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7y माइनस 7 का गुणा 5 में, तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। अब x और y को एक तरफ लिखेंगे तो x है 7y इस तरफ आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। तो x है 7y इस तरफ तो माइनस का 7y हो जाएगा बराबर माइनस का 35, और यह 5 इस तरफ जाएगा, माइनस का 5 इस तरफ जाएगा तो है प्लस का 5 हो जाएगा। तो यह हो गया x माइनस 7y बराबर, यह 35 माइनस में 5 प्लस में, तो 5 में से 35 जाएगा तो माइनस का 30 आएगा। समीकरण 2 हो गया। तो पहली शर्त में तो 5 साल बाद की ये बोला था, तो दोनों में 5 जोड़ दिया, और 3 गुनी थी तो 3 का गुणा किया, समीकरण 1 है। और इसमें बोला था 5 साल पहले, तो दोनों में 5 घटा दिया, और 7 गुनी थी तो 7 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से यह समीकरण निकल कर आया। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों हमें हल करना है, और हल करके हमें एक्स वाई का मान प्राप्त करना है, तो वही उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। तो समीकरण 1 है बच्चों x माइनस 3y बराबर 10, यह तो है समीकरण 1। और x माइनस 7y यह है समीकरण 2। तो x माइनस 3y बराबर 10 यह समीकरण 1, x माइनस 7y बराबर माइनस 3 यह समीकरण 2। तो इसी तरह से हम इसमें भी अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, और हल करने के बाद x और y के मान प्राप्त करेंगे। जो x और y के मान होंगे वही इनकी वर्तमान आयु होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों जगह बराबर करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह x ऑलरेडी बराबर है, लेकिन चिन्ह जो है इनके वो भी बराबर है, दोनों जगह x प्लस में है, बराबर हैं, और मान चिन्ह भी बराबर है, तो दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो x प्लस में या माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, या माइनस में यह भी प्लस में हो जाएगा। तो x से x बच्चों इसमें कट जाएगा, और यह प्लस का 7y है, 7 में से 3 जाएगा तो यह 4y आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी यह प्लस का 30 है, 30 और 10 40 हो जाएगा, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, तो y का जो मान है वो 10 आ जाएगा। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो x के मान को किसी भी समीकरण में रखना है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो जो समीकरण 1 है वो है x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3y का मान है 10 बराबर 10। तो x माइनस 3 धम की 30 हो जाएगा, वो बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा वो 10, 30 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो x बराबर जो है वो 40 हो जाएगा। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 40 वर्ष, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि x हमने जैकब की आयु मानी थी और y उसके पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, उसके जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों इसमें हमने दोनों की आयु प्राप्त की। तो यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से यह सवाल हल हुआ। अब इसको हम हटा देते हैं और 14वां सवाल यहाँ पर समझते हैं। तो इसको हटा दिया। अब 14वां सवाल, तो यह सवाल भी बच्चों पिता और पुत्र की आयु से संबंधित है। 14वां जो सवाल है वो भी पिता और पुत्र की आयु से संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी, पहला समीकरण। फिर बोला गया अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि
माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु है उसको हम x वर्ष मान लेंगे तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु है बच्चों उसको हम y वर्ष मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहाँ पर हम पहली शर्त लिखेंगे, पहली शर्त से पहला समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त क्या है बच्चों? पहली शर्त है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 10 वर्ष पहले की बात की गई है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो इस तरफ पिता की आयु को रखेंगे और इस तरफ पुत्र की आयु को। 10 वर्ष पहले की बात की गई है, तो अभी पिता की आयु x वर्ष से 10 वर्ष पहले 10 घट जाएगी, और यहाँ पर भी पुत्र की आयु y वर्ष से 10 वर्ष पहले 10 घट जाएगा। तो 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यह 10 वर्ष पहले पिता की आयु हो गई और यह 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो गई। जब 10 वर्ष पहले की बात हो रही है तो दोनों में 10-10 घटेगा, दोनों को हम 10 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो यह 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष जो पहले पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 4 का गुणा कर देंगे, तो x माइनस 10 बराबर 4 का इसमें गुणा होगा, तो 4y माइनस 10 चौके 40 हो जाएगा। x y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा बराबर माइनस का 40, और इस 10 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का 10 है, तो यहाँ पर है प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 4y बराबर 10 में से 40 जाएगा तो यह माइनस का 30। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर हम सेकंड शर्त लिखेंगे। सेकंड शर्त क्या है बच्चों? तो दूसरी शर्त है, इसमें बोला गया अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात बोली गई है, तो अभी पिता की उम्र x वर्ष से 10 वर्ष बाद इसमें 10 जुड़ जाएगा, पुत्र की आयु में भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो गई, वह 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो गई। तो अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 साल बाद पिता की आयु हो गई है, 10 साल बाद पुत्र की आयु, और पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। आगे हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 10 दूनी 20। x 2y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 20, 10 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 समीकरण 2 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x y का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे तो x माइनस 4y बराबर माइनस 30 है, समीकरण 1 है। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10 है, समीकरण 2 है। तो पहला जो समीकरण है वो है x माइनस 4y बराबर माइनस 30 और x माइनस 2y बराबर 10 है, समीकरण 2 है। तो इन दोनों को हल करेंगे तो बच्चों इसमें भी x और x जो है वो बराबर है, x दोनों जगह बराबर है और दोनों जगह प्लस में। तो कहने का मतलब है मान x का जो है वो बराबर भी है और चिन्ह भी इसके बराबर है। तो बराबर मान वालों के जब चिन्ह बराबर हों तो दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे वाले समीकरण के है प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा और यह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, f प्लस का 2y है माइनस का 4, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा, प्लस के 2 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2y आएगा। यहाँ पर है दोनों माइनस में तो 310 माइनस का 40 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2y बराबर 40, y बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40/2, तो y बराबर 2 दूनी 4, तो y बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो y का मान है वो 20 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको हम हटा देते हैं, तो हटा देते हैं। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे तो पहले समीकरण में चाहे तो दूसरे समीकरण। तो हमें यहाँ पर इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2। तो यहाँ पर जो y का मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वो हम समीकरण लिखेंगे जिसमें हम मान रख रहे हैं। तो समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। तो x माइनस 2y का जो मान है वो 20 है बराबर 10। x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। तो x बराबर 10 प्लस 40 हो जाएगा, तो x बराबर 50। तो यहाँ पर बच्चों जो पिता की वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पिता की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। तो देखते हैं और इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें यही पूछा गया था कि उनकी वर्तमान आयु, तो यह तो दोनों की वर्तमान आयु आ गई बच्चों। यह पिता की वर्तमान आयु होगी 50 वर्ष और यह पुत्र की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष। अब इसमें आगे भी कुछ हमसे पूछा गया है। पहले तो वर्तमान आयु होगी, अब हमसे पूछा गया है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, कि जब जो पिताजी हैं वो 80 वर्ष के होंगे, तो पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो वो बोल रहे हैं कि जब पिताजी 80 वर्ष के होंगे तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम देखते हैं अभी जो पिताजी हैं वो कितने वर्ष के हैं, 50 वर्ष के। तो 80 वर्ष होने में कितना समय बाकी है, कितने समय बाद यह 80 वर्ष के होंगे। तो अभी 50 वर्ष के हैं, तो इसमें हमें 30 जोड़ना होगा। तो 30 वर्ष बाद यह 80 वर्ष के होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जब पिता की उम्र 80 वर्ष होगी, तब जब पिता की उम्र 80 वर्ष होगी तो उस समय पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो अभी तो पिताजी 50 वर्ष के हैं और 80 वर्ष के कब होंगे, 30 वर्ष बाद। और इसी तरह से पुत्र अभी 20 वर्ष का है, तो पिता अभी 50 वर्ष के हैं, वह 80 वर्ष के कब होंगे, 30 वर्ष बाद। तो हमने इसमें 30 जोड़ा, तो 30 वर्ष बाद पुत्र कितने का होगा, तो पुत्र में भी 30 जुड़ जाएगा। क्योंकि इसमें यह पूछा गया है कि जब पिताजी 80 वर्ष होंगे तो उस समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पिताजी अभी 50 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के कब होंगे, 30 साल बाद। तो इसमें 30 जोड़ेंगे और पुत्र की जो आयु है उसमें भी 30 जुड़ेगा, क्योंकि 30 साल बाद की बात हो रही है। तो 30 साल बाद दोनों की तुलना होगी, तो 30 इसमें भी जुड़ेगा और 30 इसमें ही जुड़ेगा। तो 50 और 30 80 हो जाएगा और 30 और 20 50 हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। तो यह 8/5 या 8:5। तो दोनों की जो आयु का अनुपात है बच्चों वो 8:5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। पिता पुत्र की वर्तमान आयु से संबंधित थे और इसमें फिर 80 वर्ष की बात की गई थी। तो अभी तो पिताजी 50 वर्ष के थे, तो 80 वर्ष के कब होंगे, 30 वर्ष बाद। तो बाद इसमें भी 30 जुड़ेगा और इसमें भी 30 जुड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। अब इसके बाद बच्चों अगला सवाल समझते हैं कि क्या है। अब इस सवाल को हम हटा देंगे यहाँ पर और अगले सवाल को हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, फिर अगला सवाल हम देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। तो यह हमारा 14वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम 15वें सवाल को हल करेंगे और उम्मीद है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसी तरह से समझते रहिए। तो अब 15वां सवाल। तो 15वां सवाल है वो भी बच्चों पिता और पुत्र की आयु से संबंधित है। अब इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें नूरी और सोनू की आयु की बात हो रही है। तो जिसकी भी बात हो बच्चों, जिसकी भी आयु की बात हो, तो सबसे पहले हम उसी की वर्तमान आयु मान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमसे पूछा जाता है वो वर्तमान आयु पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। तो इसमें बच्चों नूरी और सोनू की आयु के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु
नूरी की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर तो सबसे पहले बच्चों हम नूरी की वर्तमान आयु मान लेंगे 100 वर्ष। फिर सोनू की आयु बोली गई, तो सोनू की आयु मान लेंगे। सोनू की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो y वर्ष मान लेंगे। तो सबसे पहले तो नूरी और सोनू की आयु के बारे में बात हो रही है, तो हम नूरी और सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु 100 वर्ष मान ली और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान ली। अब पहली शर्त में देखेंगे क्या है, इससे पहला समीकरण बनेगा। अब आपको यह सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि सबसे पहले तो जिनकी वर्तमान आयु पूछी गई है उनको हम मान लेते हैं, फिर पहली शर्त से पहला समीकरण बनाते हैं, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण। तो देखते हैं बच्चों पहली जो शर्त है वो क्या है। तो इसमें पूछा गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले नूरी की बात हो रही है, फिर सोनू की। तो इस तरफ हम नूरी की आयु को रखेंगे और इस तरफ हम सोनू की आयु को रखेंगे। तो पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की अभी आयु है x वर्ष, 5 वर्ष पहले, इसमें 5 घटा देंगे। और सोनू की अभी आयु है y वर्ष, 5 वर्ष पहले, इसमें भी 5 घटा देंगे। तो इसमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यह तो होगी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और यह होगी 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 वर्ष पहले की बात हो रही थी, तो दोनों में 5 घटाएंगे। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु हो गई, तो 5 वर्ष पहले या सोनू की आयु हो गई। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। अब आगे हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 पंचे 15। अब x 3y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 10, यह समीकरण 1 हो जाएगा। तो पहली शर्त से पहला समीकरण बना। अब लिखेंगे दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है बच्चों, तो दूसरी शर्त इसमें बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर नूरी की अभी आयु है x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद इसमें भी 10 जोड़ेंगे, और सोनू की जो आयु है 10 वर्ष बाद, इसमें भी 10 जोड़ेंगे। तो यह तो हो गई 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, और यह हो गई 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। तो क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर होगा x प्लस 10 बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे 2y प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो x 2y इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 20, यह 10 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। समीकरण यहाँ पर 5 साल पहले की बात हुई तो 5 घटा दिया, और 3 गुना थी तो 3 का गुणा किया, और यहाँ पर 10 साल बाद की बात हुई तो 10 जोड़ दिया, फिर आयु 2 गुनी थी तो 2 का गुणा किया, तो यह समीकरण 2 आया। अब 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो पहला जो समीकरण है वो है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा जो समीकरण है वो है x माइनस 2y बराबर 10, इसको समीकरण 2। तो पहला जो समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यह पहला समीकरण। दूसरा x माइनस 2y बराबर 10, यह दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले तो हमने उनकी वर्तमान आयु को माना, पहली शर्त से बच्चों पहला समीकरण बना, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बना। जब भी इसमें कुछ साल पहले की बात हो तो दोनों में हम घटाते हैं, या बाद की बात हो तो दोनों में जोड़ते हैं। जबकि हम इसकी भाषा पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि उसमें केवल एक की बात हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो दोनों को हम 10 वर्ष बाद ले जाएंगे, तभी तो उनकी तुलना कर पाएंगे। एक में तो 10 जोड़ दिया तो इसका मतलब है वो 10 साल बाद पहुंच गए, लेकिन दूसरे में 10 नहीं जोड़ा तो उसका मतलब है कि वो अभी वर्तमान स्थिति में है। तो इसलिए हम दोनों में जोड़ते हैं, दोनों में घटाते हैं। अब इनको हम हल करेंगे तो इसमें दोनों जगह x बराबर है और मान चिन्ह भी इनके बराबर है, तो दोनों समीकरणों को
घटा देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का हो जाएगा और यह माइनस का हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, नीचे वाले दोनों के नहीं, नीचे वाला जो समीकरण उसके चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस का प्लस का, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, यह 2y है, 2y प्लस का है, 2y में से 3y जाएगा तो माइनस का y आएगा, 10 10 दोनों माइनस के हैं तो 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का जो मान है वो 20 हो जाएगा। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो y के मान को हम समीकरण 2 में रख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2। तो जो समीकरण 2 है वो क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, यह हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसमें y की जगह हम 20 रख देंगे, तो x माइनस 2y का जो मान है 20 बराबर 10, x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10, 40 इस तरफ जाएगा तो x बराबर 50 हो जाएगा। तो बच्चों जो नूरी की वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष हो जाएगी और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि x है वो नूरी की आयु मानी। तो नूरी की जो वर्तमान आयु वो 50 वर्ष और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष। तो इस तरह से बच्चों हमने काफी सारे पिता पुत्र की आयु वाले जो सवाल हैं, आयु वाले उन सवालों को हमने हल किया। अब इसी तरह से बच्चों एक सवाल इसके बाद और है आयु वाला, तो उसको भी हम यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। तो आयु वाला एक सवाल और है, उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अब जो सवाल है वो है 16वां सवाल। तो 16वां सवाल, तो बच्चों इसमें भी पिता और पुत्र की आयु के बारे में बात हो रही है। पिता और पुत्र की आयु, तो सबसे पहले तो हम उनकी आयु को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिता की आयु, तो ऊपर हम लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु। पिता की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे बच्चों x वर्ष, और तथा पुत्र, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है बच्चों उसको हम मान लेंगे y वर्ष। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमने पिता की वर्तमान आयु को x वर्ष मान दिया, पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष। तो जिसकी आयु हमसे पूछी जाती है तो उसी को हम सबसे पहले मान लेते हैं। अब क्या बोला गया, अब इसमें पहली जो शर्त दी गई है उससे हम पहला समीकरण बनाएंगे। तो पहली जो शर्त दी गई है बच्चों, इसमें बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो पिता अभी x वर्ष के हैं, 5 साल पहले इसमें 5 घटा देंगे, और पुत्र अभी y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले इसमें भी हम 5 घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यह तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु हो गई और यह 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो गई। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी बच्चों। तो जो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दें तो यह हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 4 का गुणा करेंगे 4y, 4 पंचे 20, x 4y को इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का 20। अब इस 5 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस का 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x माइनस 4y बराबर 5 में से 20 घटाएंगे माइनस का 15 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब बच्चों हम दूसरी शर्त, तो सेकंड शर्त क्या है, तो सेकंड जो शर्त है इसमें बोला गया 15 वर्ष बाद पिता की आयु। सबसे पहले तो पूर्व की बोला गया, अब बोला गया 15 वर्ष बाद। तो अभी पिता की उम्र x वर्ष से 15 वर्ष बाद इसमें 15 जोड़ देंगे बराबर पुत्र की आयु y वर्ष से 15 वर्ष बाद इसमें भी हम 15 जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। पिता की उम्र में 15 वर्ष जोड़ देंगे और पुत्र की उम्र में भी हम 15 वर्ष जोड़ देंगे। तो यह तो हो गई 15 वर्ष बाद पिता की आयु है, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो आगे क्या बोला गया, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 2 का गुणा करें। तो इसमें लिखा गया है x प्लस 15 बराबर 2 का गुणा y में, तो 2y, 15 दूनी 30। तो x 2y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 30, 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 15। तो x माइनस 2y बराबर 30 में से 15 घटाएं तो है 15 आ जाएगा, समीकरण 2। तो क्या हो गया, x 2y इस तरफ आया माइनस का 15 इस तरफ का, तो
x माइनस 2y बराबर 15। तो यह समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। पहला जो समीकरण है बच्चों वो है x माइनस 4y बराबर माइनस के 15। यह समीकरण 1 है। दूसरा जो समीकरण है वो है x माइनस 2y बराबर 15। यह समीकरण 2 है। तो पहला समीकरण x माइनस 4y बराबर माइनस का 15 और दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर 15 है। तो इस तरह से बच्चों अभी लगातार 4 या 5 सवाल बिल्कुल ऐसे ही तरीके से लग रहे हैं आयु वाले। उसमें पहली सेट से पहला समीकरण बनता है, दूसरी सेट से दूसरा, फिर उनको घटाते हो मान प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आयु वाले सवाल समझ में आ गए। अब यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, तो नीचे वाला जो समीकरण उसके चिन्ह बदल जाए। तो यह प्लस का माइनस का, यह प्लस का हो जाएगा और यह माइनस का हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा। यहाँ पर है प्लस का 2 है, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2y आएगा। यहाँ पर दोनों यह 15, ऊपर भी 15 माइनस में, नीचे भी 15 माइनस में जुड़ जाएगा। तो 15 माइनस का 30 हो जाएगा। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 2 से 30 कट जाएगा तो y बराबर 15, y का मान आ गया। अब x का मान निकालना है, तो x के मान को किसी भी समीकरण में रख दें। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर माइनस का 15। तो x माइनस 4, y का जो मान है वो 15 है, बराबर माइनस का 15। x माइनस 15 चौके 60 हो जाएगा, बराबर माइनस का 15। x बराबर यह जो 60 है वो पक्षांतर होके इस तरफ जाएगा। तो यह जो 60 है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। यहाँ पर है 15 माइनस का पहले से ही है। तो x बराबर जो हो जाएगा 60 में से 15 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, हो गया 2 45। तो यहाँ पर दोनों की आयु निकल कर आ गई। तो पिता की जो वर्तमान आयु बच्चों 45 वर्ष हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस क्लास में ज्यादातर जो सवाल हल किए वो आयु वाले सवाल थे और उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे आपको। अब बाकी के सवालों को अगली क्लास में समझेंगे बच्चों। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट भी जरूर किया करो कि और क्या बेहतर आपके लिए हो सकता है। और जो भी बच्चे मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से और भी आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।